चैनल यूजी स्मृति दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने एक साहित्य की डायरी को लिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है। चलिए हम देख लेते हैं एक साहित्य की डायरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और मैंने एक और विधा ली है, संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें आपको अच्छे से कंप्लीटली याद रखना है उनके जो प्रकरण हैं वो कौन कौन से हैं, और जितने भी इकाई 10 में लगी विधाएं हैं तो उनके प्रकरण या फिर कितने भागों में विभक्त हैं, कितने खंडों में है, उनका विषय क्या है, उनके पात्र कौन से हैं। ठीक है, किसकी प्रेरणा से, किससे प्रेरित होकर लेखक या कवि ने इस रचना को लिखा है। ठीक है, इसका प्रथम जो प्रकाशन होता है 1964 में प्रकाशित होता है। एक साहित्य की डायरी हिंदी में डायरी विधा की पहली कृति है जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान के विविध स्तरों पर एक साथ चलती है। आगे हम देखते हैं कि मुक्ति बोध की डायरी निजी स्मृतियां न होकर इसमें साहित्य संबंधी तथ्यों का डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र केशव के साथ हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो इनका एक केशव मित्र है वो एक काल्पनिक मित्र है, या ये कहें कि स्वयं से ही वार्तालाप एक मित्र के रूप में ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि मुक्ति बोध की डायरी जो है ना वो निजी स्मृतियां नहीं, उनकी निजी बात नहीं है। ठीक है, बल्कि ये केशव से जो वार्तालाप करते हैं उसी को इन्होंने डायरी विधा के माध्यम से अपनी इस कृति में समाहित किया है। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि मुक्ति बोध ने एक साहित्य की डायरी में कुल 13 प्रकरणों का समावेश किया है जो इस प्रकार है। तो पहला कौन सा है? तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबेर पर सूरज का बिंब, हाशिए पर नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, कुट्टुवान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ठीक है, तो ये 13 प्रकरण इसमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इस कृति का प्रथम प्रकरण तीसरा क्षण उनके काल्पनिक मित्र केशव के साथ बौद्धिक वार्तालाप है। ठीक है, अब प्रत्येक जितने भी प्रकरण हैं उन प्रत्येक प्रकरणों के बारे में जो थोड़ा सा उनका विषय है, किस पर आधारित है, किसके लिए बात कही गई है, क्या बात कही गई है, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस कृति का जो पहला प्रकरण है तीसरा क्षण, वो अपने काल्पनिक मित्र केशव के साथ बौद्धिक वार्तालाप करते हैं। तीसरा क्षण के अंतर्गत मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षण माने हैं। कला का पहला क्षण क्या बोलते हैं कि जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव क्षण है। कला का दूसरा क्षण क्या बोलते हैं कि इस अनुभव का अपने कसकते हुए दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। कला के तीसरे प्रकरण की बात करें, तीसरे क्षण की, तो इसमें लेखक ने बताया है फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था की गतिमानता। आगे बात करते हैं, नोट क्या है, तो मुक्तिबोध का कहना है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। आगे बात करते हैं कि इसके संबंध में इस प्रकार मुक्तिबोध तीसरा क्षण की बात करते हुए कहते हैं कि फैंटेसी जितना शब्दबद्ध होने का प्रयत्न है, फैंटेसी अपने मूल रूप में उतनी ही दूर चली जाती है। आगे लेखक कहते हैं एक साहित्य की डायरी का तीसरा प्रकरण है डबेर पर सूरज, डबरे पर सूरज का बिंब। इसमें मुक्तिबोध की व्यंग शैली के दर्शन होते हैं। इसमें मुक्तिबोध ने मध्यम वर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर व्यंग किया है। आगे देखते हैं, यह एक चिंतन है अर्थात निबंध शैली में लिखी गई रचना है। ठीक है, अब देखिए एक डायरी है लेकिन यह कैसे लिखी गई है, एक निबंध शैली में लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके ये निबंध कहानी नुमा है जो पाठक को बांधे रखते हैं। इसकी प्रथम पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में श्रीकांत वर्मा को दी गई। इसका प्रकाशन जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वसुधा के साहित्य की डायरी के स्तंभ में प्रकाशित होती रही। आगे बात करते हैं, यह तिथिवार डायरी न होकर मुक्तिबोध के मन में उठे प्रश्नों का चिंतन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे है, यह एक डायरी न होकर, तिथिवार डायरी न होकर, बल्कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध के मन में उठे प्रश्नों का चिंतन है। अब देखते हैं 13 प्रकरण इसमें लगे हुए हैं। अब 13 प्रकरणों का ऐसे क्रम से बात कर लेते हैं। तीसरा क्षण है एक लंबी कविता का अंत है, डबेर पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स। अब आपको ये याद रहना चाहिए, हाशिए पर कुछ नोट्स। पांचवा है सड़क को लेकर बातचीत। हो सकता है पेपर में आ जाए कि एक साहित्य की डायरी का 5वां प्रकरण कौन सा है।
ठीक है, तो सड़क को लेकर एक बातचीत। अगला है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, और नेक्स्ट आता है वीर कर्ण। अगला है विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुवान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ठीक है, उनका वो भी है, वो यही है ना। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्षण के बारे में। कवि ने क्या बोला है कि काल्पनिक मित्र केशव के साथ संवाद है। कला के 3 क्षण इसमें वो बताए गए हैं। केशव की व्यक्तिगत व बौद्धिकता का चित्रण इसमें है। आगे बात करते हैं एक लंबी कविता का अंत के विषय में क्या बात करी है लेखक ने। तो लेखक कहते हैं कि कविताओं का आकार, स्वरूप और विस्तार होना चाहिए। ठीक है, आगे बोलते हैं इस प्रकरण को विचारों का जनक निबंध भी कहते हैं। किसको? इसी एक लंबी कविता का अंत के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि इस प्रकरण को विचारों का जनक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकरण में उन्होंने प्रगतिशीलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कविता की रचना प्रक्रिया, आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति, उनके स्वभाव और उनकी श्रेणियों का विवेचन किया। ठीक है, ये जो यहाँ अल्प विराम है ये गलत लगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ये वाक्य यहाँ तक जाएगा। आगे बात करते हैं कि यथार्थ को प्रकट करने उनकी दीर्घ कविता में उनकी चिंता का कारण बनती है। वे कहते हैं यथार्थ के तत्व परस्पर सुम्पित हैं, यही कारण गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी होती हैं वस्तुतः वह छोटी न होकर अधूरी लिखकर छोड़ दी, उन्हें खत्म करने की कला मुझ में नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। ठीक है, लेखक ने अपने बारे में बताया है। आगे देखते हैं तीसरा है डबेर पर सूरज का बिंब। तो इसका विषय क्या है? इसमें मध्यम वर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर लेखक ने व्यंग किया है। यह व्यंग शैली का निबंध है। अगला है हाशिए पर नोट्स। तो आलोचक की तटस्थता की ओर बात पर जोर दिया गया है इसमें। अगला है कोई भी व्यक्ति में अन्य श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगला है कि निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से की गई आलोचना से मनुष्य में सुधार किया जा सकता है। 5वां है सड़क को लेकर बातचीत। तो इसमें क्या विषय है? निम्न वर्ग का काव्य भी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। अगला है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो इस पर लेखक क्या बात करते हैं? इस निबंध में वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण है। इसकी शैली संवाद शैली है। व्यक्तित्व के पहलू बहुत होते हैं जो हमसे छुपे रहते हैं, जैसे प्याज की परतें। ठीक है, प्याज में ना परत दर परत निकलती है ना, एक परत निकाला दूसरी परत, वैसे ही कहने की व्यक्तित्व के पहलू बहुत होते हैं जो हमसे छुपे रहते हैं। ठीक है, पंखुरी के भीतर पंखुरी। आगे बात करते हैं नए की जन्म कुंडली 1। इसमें लेखक ने क्या बताया है? इसके अंतर्गत लेखक ने पुराने परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना है। मित्र के राजनीति में शामिल होने पर राजनीति की निंदा की है। संस्कृति की शिक्षा समाज और परिवार से प्राप्त होती है। संस्कृति तत्वों का जीवन में बहुत महत्व होता है। आगे बात करते हैं नए की जन्म कुंडली 2। इस पर क्या विचार किया गया है? पहले वाले विचार ही लगातार इसमें भी देखने को मिलते हैं। अगला है वीरकर। इसमें क्या है कि वीरकर के माध्यम से मुक्तिबोध ने कहा है कि साहित्य का विकास सभी संभव है जब समाज का विकास हो, देश का विकास हो, मानव का विकास हो। ठीक है, आगे तभी होगा, सभी नहीं तभी होगा। यहाँ साहित्यकार के संवेदनात्मक जीवन तत्वों की चर्चा हुई है। अगला है विशिष्ट और अद्वितीय। बात करते हैं जनसाधारण के जीवन की सत्यता, नई कहानी व नई कविता पर व्यंग, अलग अलग कवियों तथा श्रेणियों के साहित्य की समीक्षा। अगला आता है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इस पर क्या लेखक बात करते हैं? इस निबंध में वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण है। इसकी शैली संवाद शैली है। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा नए की जन्म कुंडली हो गई थी, वीरकर हो गया था। ठीक है, 10वां हमारा है हो गया था। ठीक है, 11वें की बात करते हैं कुट्टुवान और काव्य सत्य। वास्तविक जीवन और लेखक की वास्तविक मानसिकता का अवलोकन है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 में लेखक क्या बताते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावनाएं विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। हमारा अंतिम है कुट्टुवान और, ठीक है माफी चाहूंगी,
हमारा यहाँ पे 13वां नंबर एक छूट गया, ठीक है, 13वां नंबर छूट गया, जो कि इसी के आगे का लगातार चलता रहता है, ठीक है। कलाकार की व्यक्ति ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्ति ईमानदारी 2, तो इसी के आगे चलता रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संस्कृति के 4 अध्याय की, जिसके प्रकरण आपको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलते हैं, थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। मार्च 1956 में हुआ है, जैसा कि इस रचना का शीर्षक ही है संस्कृति के 4 अध्याय। तो साहजिक है कि मतलब सहज है कि इस किताब को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह वैचारिक लेखों की किताब है, मतलब यहाँ पे केवल लेखक के विचार आते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में छोटे छोटे शीर्षक दिए हुए हैं। बात करते हैं इसके जो 4 अध्याय, पहले कौन कौन से ये अध्याय के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके जितने भी प्रकरण हैं 3, 7, 12, 17, वो प्रकरण भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रकरण में क्या चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। प्रथम अध्याय की बात करें तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है। फिर द्वितीय अध्याय की बात करें तो प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है। तृतीय अध्याय की बात करें हिंदू संस्कृति और इस्लाम की बात की गई है। चतुर्थ अध्याय में भारतीय संस्कृति और यूरोप की बात। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ना, प्रथम अध्याय में बात भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का, इसमें हिंदू संस्कृति का कब उद्भव होता है, ठीक है, उसकी बात की गई है। आर्यों की बात की है, आर्योत्तर की बात की है, कब आते हैं, इनका क्या काम रहा है, कितना योगदान रहा है, ठीक है। फिर द्वितीय में प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है। तृतीय में हिंदू के साथ साथ, हिंदू संस्कृति के साथ साथ इस्लाम संस्कृति की बात कही गई है। और चौथे में भारतीय संस्कृति के साथ यूरोप की बात कही गई है। तो आपको बिल्कुल ये सरल है, आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। तृतीय चतुर्थ आपको वैसे भी याद हो गया। आप देखेंगे भारतीय जनता और संस्कृति का आविर्भाव, ठीक है, संस्कृति के साथ हिंदू लगा है, इसका आविर्भाव होगा किसकी संस्कृति का, तो हिंदू की संस्कृति का। दूसरा है यहाँ भारतीय जनता है, यहाँ पे प्राचीन हिंदुत्व है, ठीक है, हिंदुत्व से विद्रोह। तो ये बहुत सरल है, मतलब इसको थोड़ा सा आप ट्रिक वे में याद करें ना तो आपसे याद हो जाएगा। अब मैं इसके जितने भी प्रकरण है उसकी बात करती हूँ। प्रथम अध्याय आपने पढ़ा कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, तो इसके 3 प्रकरण है। इसमें भारतीय जनता की रचना होती है, फिर आर्य द्रविड़ की समस्याओं पर बात की गई है, फिर आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन की बात की गई है, ठीक है। इसका जो द्वितीय अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, तो इसमें किसकी बात होती है, बुद्ध से पहले हिंदुत्व। फिर जैन धर्म पर बात लेखक ने की है, फिर बौद्ध धर्म पर बात की है, फिर वैदिक बनाम बौद्ध मत पर बात की। फिर 5वें प्रकरण में प्राचीन भारत और ब्रह्म विश्व की बात की है लेखक ने। फिर 6वें प्रकरण में बौद्ध साधना और पर शाक्त प्रभाव की बात की है। बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग की बात करी है लेखक ने। आगे देखते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय में जो तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, तो इस पर इसका पहले प्रकरण में लेखक ने हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका पर बात की है। दूसरे में इस्लाम धर्म की बात की है। तीसरे में मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज की बात की है। चौथे में हिंदू मुस्लिम संबंध की बात की है। 5वें में इस्लाम व हिंदुत्व पर प्रभाव के बारे में बताया है। 6वें प्रकरण में भक्ति आंदोलन और इस्लाम के बारे में बताया है। 7वें प्रकरण में अमृत और हलाहल का संघर्ष बताया है। अब आपको पता है इसमें 12 टोटल प्रकरण है, ठीक है, 3, 7, 12 और 17। अब आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3, 7, 12, 17 आपको याद रहेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका 8वां प्रकरण सिख धर्म है। 9वां प्रकरण कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव बताया है लेखक ने। 10वां है साहित्य और भाषा पर प्रभाव। 11वां है उर्दू का जन्म। 12वां है सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप, ठीक है। अब इसके जो चौथा प्रकरण है उसमें देख लेते हैं। इसमें 17 प्रकरण है, 17 शीर्षक इसमें दिए गए हैं। चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप की बात हो रही है, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति और यूरोप की बात करते हैं। आप बताएं, आपको ध्यान होगा हम आज हमारी भारतीय संस्कृति है इतनी महान है कि यूरोप वालों ने कह दिया था कि बिहारी के समकक्ष कोई दूसरा नहीं, ठीक है। मतलब पूरे यूरोप में कह दिया कि बिहारी के समकक्ष कोई दूसरा नहीं। तो आप सोचें कि आपके देश में इतने अच्छे अच्छे हिंदी रचनाकार हुए हैं, कवि हुए हैं कि जिससे हम बहुत सीख सकते हैं। जब इन्होंने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिख दी तो मतलब इन्होंने तो लिख ही दिया, हमको तो केवल पढ़ना है, हमको लिखना कहाँ है ना, हमें तो केवल पढ़ने का है। तो यदि ऐसा कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आता है तो चीजें आपको ज्यादा सरलता से याद रहेंगी। यदि लेखक इतना लिखने का सामर्थ्य रख दिया है तो आप पढ़ने का सामर्थ्य क्यों नहीं रखते, ठीक है। भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें क्या बात की गई है, भारत में यूरोप का आगमन होता है। फिर है शिक्षा में क्रांति। तीसरे प्रकरण में ईसाई धर्म और भारतीय जनता की बात की है। चतुर्थ में हिंदू नवोत्थान। 5वें प्रकरण में ब्राह्म समाज की बात है। 6ठे प्रकरण में महाराष्ट्र में नवोत्थान की बात करते हैं लेखक। आर्य समाज की बात करते हैं।
थियोसोफिकल सोसाइटी और ब्रह्म विद्या समाज की बात करते हैं। 9वें प्रकरण में धर्म के जीते जागते स्वरूप और परमहंस रामकृष्ण की बात करते हैं। 10वें प्रकरण में कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। 11वें प्रकरण में प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक की बात करते हैं। ठीक है, अब इनकी इनके इनका जितना भी योगदान है, ठीक है, भारत के को विकसित करने, भारत को आगे बढ़ाने में, या हिंदी के लिए, या फिर जितना भी इनका योगदान देखने को मिलता है, सब कुछ लेखक ने इसके अंतर्गत समाहित किया है। आगे ये स्वर्ग स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद की बात करते हैं। फिर भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग करते हैं। मतलब अब इनका जो भी जितने भी इन्होंने आंदोलन किए, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के लिए कितना आंदोलन किया, या फिर हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म के लिए, जितने भी हमारे संप्रदाय हैं उसके लिए जो जितना कुछ इनके संदर्भ में आता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पुस्तक है तो मैंने इस पुस्तक को काफी मैंने देखा है कि क्या क्या लेखक इनके बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में लिखते हैं। 15 है मुस्लिम प्रकरण में मुस्लिम नवोत्थान की बात करते हैं। 6वें में सर मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं और 7वें में भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान की बात करते हैं। तो लेखक ने, आपने देखा कि एक साहित्य की डायरी के बारे में 13 प्रकरण में क्या क्या विषय वस्तु है, और इसके बाद आपने देखा कि संस्कृति के 4 अध्याय में आपको टोटल प्रकरण याद होना चाहिए 3, 7, 13, 12, 17। ठीक है, इनके थोड़ा सा विषय वस्तु को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका प्रकरण तो पूछा जाएगा, लेकिन प्रकरण का हो सकता है विषय पूछ लिया जाए कि चतुर्थ अध्याय के भारतीय संस्कृति यूरोप का जो 5वां प्रकरण है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज है। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आपका कौन सा पार्ट है, कौन सा यूनिट है, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत निकट है, तो कौन सा यूनिट है जो आपका बहुत वीक है, जो आपको समझ में नहीं आता, या उसके कुछ तथ्य आपके पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट में रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूंगी। ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।